नमस्कार। अपनी अपेक्षाओं को बालक पर न थोपने वाले पेरेंट्स श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और साथ ही व्यूअर्स का, लाइक करने वालों का, सजेशन देने वालों का, कमेंट्स करने वालों का और समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर सभी व्यक्तियों का, सभी सदस्यों का मैं पुनः पुनः आभार प्रदर्शित करती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स क्या करते हैं, माता-पिता की जो सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपनी पेरेंटिंग या अपना बच्चों की परवरिश बच्चे के आधार पर न कर स्वयं के आधार पर करते हैं। क्योंकि उनका एक अपना पेरेंटिंग का एक अपना अलग तरीका होता है। उससे कई बार क्या होता है कि बच्चा परफेक्ट भी नहीं हो पाता और उसके फ्यूचर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि हमें क्या चाहिए कि एन्जॉय कम्युनिकेशन विद आवर ओन चाइल्ड। अपने बच्चे के साथ हमें कम्युनिकेशन को एन्जॉय करना चाहिए। यही बात हम पहले से बताते चले आ रहे हैं और इसीलिए क्योंकि हम परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, एक अहम हिस्सा हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि अपने पेरेंटिंग के तरीकों को, अपने बच्चे के भविष्य को सँवारने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बचपन माँ बचपन में बचपन से हम बच्चे के भविष्य को तराशते हैं। हम बचपन में जैसे व्यवहार करेंगे, जिस तरह का हम करेंगे, हमारा बच्चा भविष्य में उसी प्रकार का नागरिक बनेगा। और इसी बात को करते हुए हमने पेरेंटिंग के एक एक्रोनिम तैयार किया कि आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के आधार पर हमने एक शॉर्ट फॉर्म में हर लेटर को लेते हुए परवरिश का एक तरीका निकाला। जैसे कि पी पी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमर, ए फॉर एसोसिएशन या एसोसिएट विद चाइल्ड। अब कल हमने बात की थी रिगार्ड्स की, PAR, आर रिगार्ड्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाओं की। पर उससे पहले जो हम कल आपको रिस्पेक्ट, रिगार्ड, आदर, सम्मान की बात कर रहे थे कि कैसे परिवार में आदर करते हैं, चलिए उसको हम फिर से एक बार सोच लेते हैं। देखिए, जिस घर में बच्चे की का आप आदर से के साथ व्यवहार करते हैं, तो बच्चा भी, कहते हैं क्रिया के अनुसार ही एक प्रतिक्रिया होती है। जब हम बच्चे को आदर देते हैं, तो बच्चा भी हमें आदर देता है और जब हम उसको साथ देते हैं, हम उसके साथ देखिए बच्चे के का आपका घर में होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि बच्चे को साथ देना ही बहुत उसको मजबूती देता है। एक परिवार में एक आदर को, सम्मान को देना ही वो उसकी होती है। जब अगर आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो वो क्यों देगा? वो तो बिल्कुल भी नहीं देगा। और अगर हम माता-पिता घर में एक-दूसरे की तारीफ करते हैं, तो क्या है, बच्चे के अंदर भी नारी और पुरुष के प्रति सम्मान होता है। बच्चा जो है अपनी भावी पत्नी का और बच्ची अपने भावी पति का भी आदर करती है। क्योंकि किसने सिखाया? आपने उसकी तारीफ करके। और किसी को अपना बनाना, अपने ब जब हमारे घर में आदर होता है, सम्मान होता है, तो हम एक-दूसरे को अपना बना लेते हैं। जहाँ पर तिरस्कार होता है, उपेक्षा होती है, अपमान होता है, वहाँ पर हम बच्चे को अपना नहीं बनाते, उसके अंदर अलगाव की भावना बढ़ते चले जाते हैं। और कई बार जो है हम क्या करते हैं कि ऐसे करके कहते हैं, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया, कि हम जो है डिमांड करते हैं उससे आदर की। तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है। तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर अपने आप ही एक अलगाव की भावना होती है और कहता है ठीक है, आगे चलकर अभी तो मेरा भी वक़्त आएगा, मैं भी ऐसे करूँगा। आप देखिए 4 स्टेप होते हैं हर परिवार के समय के बच्चे के साथ। सबसे पहले एक कोई इंसिडेंट होता है। अब इंसिडेंट होता है तो बच्चे के अंदर कोई इमोशन जागता है और जब बच्चे के अंदर कोई इमोशन जागता है तो एक बिलीफ बनता है।
जब बिलीफ बनता है उसके बाद एक बिहेवियर आता है। हम क्या करते हैं, बच्चे के बिहेवियर पर आकर के उसके साथ व्यवहार करते हैं कि बच्चे ने ये नहीं सोचते कौन सा इंसिडेंट हुआ था, किस कारण से इमोशन पैदा हुआ, किस कारण से उसके अंदर बिलीफ बने, बल्कि हमने केवल इंडिकेट किया उसके बिहेवियर को और उसके आधार पर हमने उसके साथ व्यवहार कर दिया। ये नहीं सोचा कि उसका बिहेव आखिरकार क्यों हुआ। देखिए, एक बच्चे के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को मत मिलाइएगा। मे मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। यानी आप जैसा व्यवहार करेंगे, मेरा जो व्यवहार है वैसा ही होगा। जैसे मैंने कहा, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, तो जैसा आपने उसके साथ व्यवहार किया, तुरंत उसके साथ वैसा ही हुआ। बच्चा वैसा नहीं है, ध्यान रखिए हमेशा। बच्चे के साथ वो एनवायरनमेंट मिला, उसके साथ उसकी परेशानी हुई और उसके माध्यम से उसका व्यवहार, उसका आदर और निरादर आपको भुगतना पड़ा। अब ये देखिए, कभी भी सुनी-सुनाई बातों पर नहीं जाइए, क्योंकि कई बार बच्चों के दोस्त भी कुछ कह देते हैं, पड़ोसी भी कुछ कह देते हैं, रिश्तेदार भी कुछ कहते हैं। देखिए, हर किसी बात के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू आप, दूसरा बच्चे का यानी उनका, बच्चे का, और तीसरा पहलू होता है सच। आप उसके अंदर ऐसी ऐसी विचारधारा को बो दीजिए, ऐसे विचारों के बीज बोइए कि वो सच बता सके, और जब वो सच बताएगा तो आप उसके प्रति उसी प्रकार का व्यवहार करिए। देखिए, घर में कैसे नहीं आपका अच्छा अच्छा वातावरण बनेगा। एक बात और मैंने बताई थी आपको कि बच्चे के साथ हम कभी भी क्लोज एंडेड बातें ना करें। हाँ, ये हुआ, नहीं, बच्चा बस हाँ या ना आंसर में ना में आंसर दे, बल्कि हमें ओपन एंडेड बातें करनी चाहिए कि बच्चा हमारे सामने सतह दर सतह और परत दर परत खुलता चला जाए। जब वो परत दर परत खुलेगा तो हमें उसके व्यक्तित्व का, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सब हमें पता चलता जाएगा। जब वो पता चलता जाएगा तो हम उसके साथ व्यवहार करने में बहुत ही सक्षम हो जाएँगे, समर्थ हो जाएँगे। तो उसको खोलना भी हमें आना चाहिए। हमें उसकी बातों को बहुत भली-भाँति सुनना चाहिए, अच्छी तरह से सुनना चाहिए। एक मुझे बहुत पहले मैंने कहीं सुना था कि अयोध्या में जब राम राज्य स्थापित था, वहाँ पर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता था जहाँ पर जहाँ पर कोई समस्या का समाधान नहीं होता था, बल्कि सिर्फ सुना जाता था। अब सुना क्या जाता था, आप एक चीज़ सोचिए कि कहते हैं ना, बच्चा और बूढ़ा एक समान। एक प्रेमचंद की कहानी है, बूढ़ी काकी। उसका जो पहला सेंटेंस था वो मुझे आज तक याद है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। आपने देखा होगा, बड़े बूढ़ों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन की उनकी सामर्थ्य नहीं है, अधिक खाने की सामर्थ्य नहीं है, अधिक घूमने की नहीं है। बस वो चाहते हैं मेरे से कोई सुन ले, मेरी कोई बात सुन ले। जब वो उसकी बात हम सुनते हैं, जब हम उस बातों को सुनते हैं, तो आप देखिए वो कितने प्रफुल्ल रहते हैं, कितने उस वो पूरा दिन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। परंतु जिस दिन उनकी कोई बात नहीं सुनता, तो उनके अंदर एक डिप्रेशन सा आ जाता है, खीजे-खीजे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं ये तो पता नहीं, इनकी तो आदतें ही ऐसी हो गई हैं। ये हमेशा चिड़े-चिड़े से रहते हैं। वो चिड़े-चिड़े नहीं रहते, क्योंकि हमने उनकी बातें ही नहीं सुनी। अब उसी तरह से बचपन को देख लीजिए। जब हम बचपन में बच्चे की पूरी बात सुनते हैं, चाहे ऊल-जलूल हो, बेवकूफ़ी से भरी हो, क्योंकि मस्तिष्क से थोड़ी बच्चा बात करता है। बच्चा तो दिल से करता है और अपने उद्गार बताता है। उसकी छोटी-छोटी बातें, आज मैंने ये किया, उसने ये किया। अब अगर आप दिमाग से सोचने लगे, तो बेवकूफ़ी भरी बात है। पर अगर बच्चे को दृष्टि में रख कर के वो बातें करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस बच्चे को अपने लिए तैयार कर लेते हैं, अपने अनुसार उसको तैयार कर लेते हैं, और वो हमारे लिए आदर करता चला जाता है और हमारी एक अच्छी-सी बॉन्डिंग उसके साथ बनती चली जाती है। परंतु जब बच्चा हमारे साथ देखता है कि हम उसके सामने तो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, पर मेरे पापा का और मम्मी का दूसरों के प्रति अलग व्यवहार है। जैसे कि मोबाइल पर मम्मी बात कर रही हैं, सामने तो कुछ और कह के चुकी है, मोबाइल पर किसी और को कुछ और बता रही हैं। या फिर गाड़ी चलाते हुए पापा मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, जबकि स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको मोबाइल करते हुए
बातें नहीं करनी चाहिए। और या गाड़ी चलाते में सामने से कोई साइकिल पर बैठा हुआ सवार आ रहा है, तो उसके साथ जो वो बात कर रहे हैं, उसके विषय में जो कह रहे हैं, वो उनका फ़र्क है। और जो है अ, आप जो है बच्चे बच्चे उसको देख रहे हैं कि मेरे पापा स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, किसी को गालियाँ दे रहे हैं, किसी के प्रति अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बच्चा जो है आपका आदर करना भूल जाता है। परंतु उसके विपरीत जब आप बच्चे के प्रति प्यार जताते हैं, दूसरे के सामने मैजिक वर्ड्स जैसे सॉरी है, थैंक यू है, आई एम हाइली ऑब्लाइज्ड है, ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे के अंदर आपके प्रति आदर की भावना हो जाती है। और कभी-कभी बच्चा हमें ओपिनियन देता है, चाइल्ड ओपिनियन को हम कभी नेग्लेक्ट करते हैं, तो बच्चा हमारे आदर नहीं करता। हम उसको ज़बरदस्ती हम उस पर अपना डिसीज़न थोपते हैं, तो बच्चा हमारा आदर नहीं करता। बल्कि जब हम उसकी बात को ध्यान में रखते हुए 3 या 4 ऑप्शंस देते हैं और उसको चूज़ करने के लिए कहते हैं, तो उसको लगता है मेरी भी तो से है, इस घर में, इस परिवार में मेरी भी से है। तो उसके साथ-साथ उसके अंदर आपके प्रति आदर की भावना, सम्मान की भावना बढ़ती चली जाती है। जब आप सम्मान के पात्र हो जाते हैं, तो देखिए घर में कितनी खुशहाली होती है। तो इसलिए और साथ-साथ हमें एक चीज़ और कल मैंने बताई थी, हमें धन का बच्चे को धन का आदर करना भी सिखाना चाहिए, कि धन किस प्रकार से आता है, उसका हमें किस प्रकार से उसका रिगार्ड करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होगा? भविष्य में आपको अपनी संतान के परिवार का भी पालन करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि धन की कदर कैसी है। तो प्रारंभ से ही हमें अपने परिवार के अंदर आदर और सम्मान की, रिस्पेक्ट की, रिगार्ड की, ये सारी स्थिति बनानी होगी। तो ये है। अब आते हैं आइए चौथे पॉइंट पर, जिसका कि हमने आज ज़िक्र किया था, एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएँ। हम बच्चों से अपेक्षाएँ अपेक्षाओं को थोपें या ना थोपें, इस विषय पर आज हम आपसे बातें कर रहे हैं। आपको शायद सभी ने, मैं मान ही नहीं सकती, थ्री इडियट पिक्चर देखी थी? जब आपने थ्री इडियट पिक्चर देखी थी, तो उसमें एक पात्र था जिसका नाम था फरहान, और वो फरहान जो थे आर माधवन जो एक्टर हैं, उन्होंने ही उसको निभाया था। वो एक बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र थे, उनके अंदर से एक बहुत अंदर से उनका शौक था, उनके अंदर उसकी जिजीविषा जीने की इच्छा थी कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र बनूँ। परंतु उनके पिता उन्हें एक बहुत अच्छा-सा इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो उनका ना तो इंजीनियर बनने में मन लगता था, परंतु जो है वो जिस फ़ील्ड में जाना चाहते थे, वो उसको नहीं कर पाते थे। वो छिपा करके कैमरा रखते थे, तरह-तरह की फ़ोटो खींचते थे। परंतु अंत में जब आपने, क्योंकि ये तो लंबी स्टोरी है, आपको सबको पता है, सिर्फ़ मैं तो आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रही हूँ। तो जब वो पता चलता है लास्ट में, जब उसका पिता उसको करने की आज्ञा देता है, तो पैसा अधिक मूल्य नहीं रखता, परंतु उसने जब उस उस चीज़ को जिया कि अपने को फ़ोटोग्राफ़र होने के सामर्थ्य को जब जिया उसने, तो उसका व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार था। वो आगे चलकर बहुत अच्छा एक फ़ोटोग्राफ़र बना, जो कि एक सजीवता के साथ उस फ़ोटोग्राफ़ी को निभा पाया। तो अब हम ये देखते हैं कि बचपन को माँ-बाप भविष्य के लिए तराशते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भविष्य को उस बचपन को विकृत ना कर दें, जिससे कि बच्चे का भविष्य भी खराब ना हो जाए। हमेशा ध्यान रखिए कि हम अपनी बातें उसमें थोपें नहीं। देखिए कोई भी हो, उसमें एक-दूसरे का सम्मान और भरोसा होना बहुत आवश्यक है। चाहे आपकी स्किल हो, बच्चे की स्किल हो, आपकी स्किल हो, चाहे आपके विचार हों। जब आपके विचार और स्किल, क्षमताओं का सम्मान और आदर हो रहा है, भरोसा हो रहा है, तो आप उन्नति के रास्ते पर चलते चले जाते हैं। वही हाल बच्चों का है। जब हम उसकी स्किल पर, उसके दृष्टिकोण पर, उसकी अभिरुचियों पर, अभिवृत्तियों पर जब हम ध्यान देते हैं, उसी को आगे बढ़ाने के अनुसार कार्य करते हैं, तो बच्चा क्यों नहीं उन्नति करेगा? कहाँ अवनति के गर्त में क्यों करेगा? पर हम करते क्या हैं?
कि उसके प्रति हमारे अंदर जब हमारी बच्चों के प्रति अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती हैं। बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गीता तक में भी ये लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कह लीजिए या फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, बिल्कुल बच्चे की स्थिति ऐसी हो जाती है जब हम हर समय ये कहते हैं नहीं तुझसे मेरे को ये अपेक्षा है, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तो बच्चा ना झिझला जाता है, कहते हैं मैं नहीं बनना चाहता था पर मेरे तो माँ बाप मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बच्चे को तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें, पर आप बनाने पर तुले हुए हैं, तो बच्चा कैसे कर पाएगा? तो जब हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हम बच्चे के भविष्य को बिल्कुल मटिया मेड या इसका एक जीवन को हम व्यर्थ कर दे रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे के बच्चे के अंदर डिप्रेशन के कारण हम होंगे, हम उसके फ्रस्ट्रेशन के कारण हम कभी ना बन पाएँ। तो इसलिए कभी भी अगर दूसरा नाम दिया जाए एक्सपेक्टेशन का, तो दूसरा नाम कंपैरिजन भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं घर में, कई बार कहते हैं अरे मेरा वो सबॉर्डिनेट है जो पास में रहता है, उसका बच्चा तेरे बराबर का है, तेरे को मैं कौन सी कमी छोड़ रहा हूँ, तू क्या कहते हैं तू तब भी अच्छे नंबर नहीं ला रहा, तू वो तो इतना होशियार है तू क्यों नहीं है। जब ऐसा होता है तो क्या है, बच्चा एक विकृति में आ जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो वैसा तो नहीं है। अब कई बार एक मुझे इसी टाइम एक जोक याद आ रहा है। तो एक बार एक पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, क्योंकि हमारे दिमाग में तो नंबरों का आना, अच्छे नंबर लाना ही उसके सफल होने का प्रमाण है। तो एक पिता ने अपने बच्चे से पूछा, सुन, तेरा रिजल्ट आ गया आज? तो उसने कहा हाँ जी आ गया। और पास हो गया? उसने कहा, पापा वो जो थे डॉक्टर जो रहते हैं ना वहाँ, उनका बेटा भी फेल हो गया। अरे वो हमारे मास्टर जी हैं। तो नहीं कहा मैं तेरा पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा मेरे जो वो हैं मास्टर जी, उनका बेटा भी फेल हो गया। तो मैंने कहा अरे भाई मैं तेरा पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा कि जो है वो जो हमारे घर के पास वकील साहब रहते हैं ना, उनका बेटा भी फेल हो गया। तो उसने कहा कि उसके पापा ने फिर पूछा कि अरे ये बता, मैं तेरा पूछ रहा हूँ, उनसे मेरे को मतलब नहीं है, तेरा नहीं है, तू बता। तो उसने फिर कहा कि जो बहुत बड़े सर्जन नहीं रहते, जो उनका बेटा भी फेल हो गया, वो भी हमारे स्कूल में पढ़ता था। फिर उन्होंने कहा अरे भैया मैं तेरा पूछ रहा हूँ, तेरा क्या हुआ? उसने कहा जी आप क्या प्रधानमंत्री थे जो आपका बेटा पास हो जाता? तो पता है बच्चे जो हैं इस तरह का जवाब देने लगते हैं। तो बच्चा जो है ये इस तरह के जवाब के लिए पैदा को तत्पर किसने किया? हमने खुद ने। अच्छा बच्चा बड़े आराम से ऐसे जवाब दे देता है कई बार, जी आप मुझे तो कह रहे हैं कि तू ये नहीं बना, तू ये नहीं बना, पर आपकी उम्र में वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया था या मुख्यमंत्री बन गया था, राज्यपाल बन गया था, आप क्या बने? तो आपको भी उन बातों के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा उन बातों को सुनने के लिए। इसलिए इस उम्र में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए, ये बात तो सही है कि दमित इच्छाएँ तो होती हैं। संतान के लिए संतान जब सामने आती है, तो हर अभिभावक, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मैं अपने दमित इच्छाओं की पूर्ति करूँ। पर ये आपके साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। मेरे अंदर भी खुद भी इच्छा थी कि मैं चाहती थी मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर बने, मेरी बेटी आईएएस बने। पर जब मैंने देखा कि उनकी प्रवृत्तियों को, उनकी प्रकृतियों को, तो मैंने उस पर थोपना सही नहीं समझा। और आज वो जो भी कुछ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं उनके कार्यकलाप से, उनके कार्य से बहुत ही संतुष्ट हूँ। तो अगर मैंने महत्वाकांक्षाएँ अपनी थोपी होती, अपनी अपेक्षाएँ थोपी होती, तो शायद आज जो कुछ मुझे मिला, सम्मान मिला, स्थिति मिली, तो शायद वो भी नहीं मिलेगी। देखिए, उम्मीदें तो सब कोई बनाता है। क्या चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत सक्सेसफुल बने, इंडिपेंडेंट बने, हर फील्ड में वो आगे जाए, अ, आगे बढ़े, परफेक्ट हो, अच्छे नंबर लाए, अपना लक्ष्य हमेशा ऊँचा रखे, और उसका माइंड शार्प हो और वो हर जगह अच्छा परफ़ॉर्म करे। तो
बातें तो कोई गलत नहीं है, इसमें बुराई क्या है? हर किसी को चाहना चाहिए, हर अभिभावक को चाहना चाहिए कि मेरा बच्चा हर तरह से सक्षम हो, परंतु हमें उसकी क्षमताओं पर भी तो ध्यान देना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि इसके अंदर ये क्षमता तो है नहीं, ये क्षमता इसके अंदर ये क्षमता है नहीं और हम ज़बरदस्ती उसके अंदर उस क्षमता को पैदा करते हुए देखना चाहेंगे, तो क्या होगा? विकृति तो आनी स्वाभाविक है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो उसको आप उसके लक्ष्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसकी प्रतिभाओं को ध्यान में रख रहे हैं, तो उसकी जो अक्षमताएँ हैं, वो भी सक्षमताओं में बदल जाएँगी। वो उसको असमर्थ कौन बना रहा है? हमारा दृष्टिकोण। क्योंकि हम उसमें अपेक्षाएँ लादने की कोशिश कर रहे हैं। आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है, उसकी एक अपनी सोच है, उसके अपने एक ख्वाब हैं, उसको उसको हमें पल्लवित होने देना चाहिए। जब हमारा समय था, तो कुछ व्यवसाय निर्धारित थे। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, अब साइंटिस्ट हो गए, बिज़नेसमैन हो गए, परंतु आज का बच्चा आईएएस का बच्चा होते हुए भी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा एक जूतों का व्यवसाय खोल दूँ, हेयर कटिंग का सैलून खोल दूँ। आजकल मॉडर्न लड़कियाँ चाहती हैं मैं एक अच्छा-सा बुटीक बना दूँ। प प पहले समय में स्त्रियाँ अपने घर का खर्चा जिनसे नहीं होता था, घर में सिलाई करके उन लोगों के कपड़े सिलती थी। पर उन्होंने क्या किया, एक आधुनिकता को ले लिया और उस आधुनिकता के माध्यम से वो आगे बढ़ रही हैं। तो हम उन पर ज़बरदस्ती क्यों थोपते हैं? अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो श्री अरविंदो सोसाइटी की जो शिक्षा है से वो इंटीग्रल एजुकेशन पर समावेशी शिक्षा पर आधारित है। यानी कि हम उस पर क्या करते हैं कि हर बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उसको अध्ययन कराना हम आवश्यक समझते हैं। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी अध्यापक या अभिभावक पर केंद्रित ना होकर के हमारी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि उस बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है। हम एक अल्बर्ट आइंस्टीन का वाक्य है, एक थ्योरी है कि अगर हम बंदर को, पेंगुइन को, हाथी को, आपके मछली को मछली को और आप क्या कहते हैं कौवे को, कुत्ते को का एग्ज़ाम लेने लगे और उसे उसी तरह का एग्ज़ाम लें, परीक्षा लें, उससे तो क्या वो सब लोग एक समान अंक प्राप्त कर पाएँगे? अगर देखिए मछली स्विमिंग में अच्छे मार्क्स ले जाएगी और कौवा उसमें 30% ही ले पाएगा और अगर कोई क्लाइंबिंग पर देखा जाए तो कौवा सबसे फर्स्ट आ जाएगा। हाथी है पेड़ को उखाड़ देगा पर पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। बंदर उछल करके चढ़ जाएगा। कुत्ता थोड़ा ऊँचा ही पेड़ पर चढ़ पाएगा। तो क्या है, क्या उसको हम जीनियस नहीं कह सकते? अरे जीनियस तो वो हैं, पर सबके अपने क्षेत्र हैं, अपनी प्रतिभाएँ हैं, चाहे पूर्व जन्म के संस्कार पर आधारित होकर के या परिस्थितियों के या जेनेटिक आधार पर या किसी भी आधार पर हर बच्चे की प्रतिभाएँ अलग हैं और उन प्रतिभाओं के आधार पर ही हमें बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कोई बच्चा अगर हम देखें कि बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं और हमने जजमेंट दे दिया, ये बच्चा बड़ा जीनियस है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिए कि बच्चे के अंक या बच्चे का कहीं पर बैठ कर के पढ़ाई में ही अच्छा होना ही या किसी भी कार्य को करने में कुशलता दिखाना, किसी एक कार्य में कुशलता दिखाने से वो सारे क्षेत्रों में जीनियस नहीं बन जाता, बल्कि हर किसी का क्षेत्र है, उसका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए अपने बच्चों के प्रति हमें उसी तरह की अवधारणाएँ बनानी चाहिए। तो हमें हम जब तुलना करते हैं, वो बहुत गलत हो जाता है। उस पर हम एक्सपेक्टेशंस लाद देते हैं, अपनी अपेक्षाएँ लाद देते हैं, नहीं, नहीं वो बच्चा कर रहा है तो तू भी कर और ऐसा होता था, ये बात नहीं कह रहे। अब जो नई शिक्षा प्रणाली आ रही है, नया पेरेंटिंग आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी अपेक्षाओं को बच्चे के ऊपर थोपे नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभाओं को भली प्रकार से देखें, उसको सही गलत का फ़र्क समझाएँ और उसी में हम सीमित ना रहने दें। अगर हम उसको कहें नहीं, नहीं तू तो पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, नहीं जाएगा, खेलने नहीं जाएगा। पर हर बच्चा एक यूनिक है, सब अलग हैं। कोई एकेडमिक है,
कोई आर्टिस्टिक है, कोई स्पोर्टी है, कोई एथलेटिक है, कोई स्लो है तो भी यूनिक है, हाइपर है तो भी यूनिक है। कोई देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, एवरी सोल इज यूनिक, एवरी सिचुएशन इज आर यूनिक। हर सिचुएशन भी अलग होती है, हर यूनिक होती है, सबकी एक अनेक, उस यूनिकनेस को हमेशा हमें सलाम करना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए। अगर हम उस यूनिकनेस की उपेक्षा करते हैं, उस यूनिक को ध्यान नहीं देते, तो हम उस बच्चे का, उसका अनादर कर रहे हैं, उसकी हम इंसल्ट कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए, अपने को ध्यान रख कर देखिए कि आप ने अगर उसकी इंसल्ट करिए, देखिए, डोंट इंसल्ट देम देम देयर यूनिकनेस। और आप अपनी को सोचिए, आप खुद कैसे थे? आप नहीं थे? जो आज बच्चा कर रहा है, क्या आप इस तरह का काम नहीं करते थे? आपने भी वो सारे काम किए, पर आप बच्चे से चाहते हैं ये ना करे, ये ऐसे ना करे। अरे, वो क्यों ना करे? आप उस पर दबाव क्यों दे रहे हैं? पर उसे, हमें सही गलत का, उसके अंदर वो सारे जो गुण अब जाकर के आपके अंदर आए, आपके अंदर जो फीलिंग्स अब हैं, तो आप उसको बच्चे के अंदर क्यों समावेशित करना चाह रहे हैं? वो दुर्गुणों को उसे करने दीजिए, वो अपने आधार पर सीख लेगा। जब वो परिस्थितियाँ देखेगा, तो अपने आप सीख लेगा, आप उससे नहीं। अगर हम ये देखें कि उसका व्यवहार उस तरह का बन रहा है, तो हम जब उसे ध्यान से देखें, तो कभी उससे ये नहीं कहा, अपनी डिज़ायर को ना थोपें। अपनी डिज़ायर जब हम थोपते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, तो हमें इसका दुःख नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि बच्चा अपने आप से, वातावरण से नई-नई चीज़ें ग्रहण करता रहता है और सीखता रहता है। बस सिर्फ़ आवश्यकता क्या है? हमें उसको अग्रसर करने की, उसको आगे बढ़ाने की, उसके अंदर उसके अंदर उस प्रतिभा को मुखरित करने की, प्रस्फुटित करने की। अगर हम उसकी प्रतिभाओं को प्रस्फुटित करते हैं, और उसके उसको प्रस्फुटित करते हैं, तो देखिए वो किस तरह से आगे बढ़ता है कि आप ही चमत्कृत हो जाएँगे। तो वही बच्चे अपने माता-पिता का आदर करते हैं, जिनके माता-पिता ने बच्चे के पर अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थोपी। बिल्कुल, आप मत सोचिए कि बूढ़ा होकर के ये हमारे लाठी बन हम जब बूढ़े हो जाएँगे तो ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। आप अपने स्वार्थ को परे रख दीजिए, सिर्फ़ आप अपने बच्चे के विषय में सोचिए। देखिए, जब आप अपने स्वार्थ को हटा कर के बच्चे के विषय में सोचते हैं, तो बच्चा स्वतः ही आपके विषय में सोचने लगता है। जब हम अपने अंदर स्वार्थ की भावना रखते हैं, स्वार्थ को सोचते हैं, तो हमारा बच्चा कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। इसीलिए उसके साथ हमेशा, जो मैं हमेशा कहती आ रही हूँ, क्वालिटी टाइम बिताएँ, अपने फैसले उस पर ना थोपें, नहीं तो वो आपसे अलग होने की प्रक्रिया उसके माध्यम से शुरू हो जाएगी। जब अब हमारे अंदर क्या है, हम सोचते हैं आज हम अध्यापक हैं, तो हम सोचते हैं हमारे बच्चे को तो पढ़ने में होशियार होना चाहिए, इसको भी यही बनना चाहिए, हैं? पर और ऐसे ही डॉक्टर सोचता है कि मेरे बच्चे को भी डॉक्टर बनना चाहिए, और दर्जी है तो दर्जी भी सोचता है मेरे बच्चे को कपड़े की कटाई आनी चाहिए, सिलाई आनी चाहिए। पर आप एक चीज़ सोचिए कि एक संस्थान में अगर 2 व्यक्ति समान विचारधारा के हों, तो दूसरे की आवश्यकता ही क्या है? अरे, उसने आपको एक नया रूप दिया है, एक नए विकास की प्रक्रिया दी। आप तो जो हैं, जो आपके अंदर जो सारे गुण हैं, वो तो उसके अंदर अनायास पारिवारिक वातावरण के आधार पर आ जाएँगे। जो एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, वो सारे दिन देख रहा है कि मेरे पिताजी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो वैसा नहीं बनना चाह रहा। पर अनायास ही एक सहज होकर के उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं। जब वो बाहर रहने लगता है, तो आपको याद करता है, मेरे पापा भी तो ऐसे करते हैं, मेरी मम्मी भी तो ऐसे करती हैं, मेरे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है। तो वो संस्कार रूप में उसके अंदर अपने आप ही उनकी अवधारणा बनती चली जाती है। जब वो अवधारणा बनती चली जाती है, वो पक जाती है। पर आपने जब अब उसके साथ अपेक्षाएँ उसके अंदर कोशिश की, तो वो उनसे भी अलग हो जाता है, जो उसके अंदर की प्रतिभाएँ वो भी कुंठित होती चली जाती हैं। तो इसलिए आप डोंट इम्पोज़ योरसेल्फ, अपने को मत करिए, उनके अंदर वो संस्कार डालिए, उनको
इंस्पायर देम, लेट देम इंस्पायर्ड, उनको हमेशा इंस्पायर करते रहिए, समझाइए। अगर आपका बच्चा मृदंग बहुत अच्छा बजाता है, ढोलक अच्छा बजाता है या बांसुरी अच्छा बजाता है, तो वो कोई असफल व्यक्ति तो नहीं है जी, ये तो नहीं कह सकते कि वो जीनियस नहीं है। अरे उसके अंदर वो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आप कुंठित मत करिए कि ये तो किसी काम नहीं आएगी। अरे कितने बड़े-बड़े बांसुरी वादक हैं, कितने बड़े, वो सब भी तो कहीं थे। कोई कथक नृत्य वाला था, अगर उनके माता-पिता ने भी उनको रोक दिया होता, तो आज वो इस स्थिति पर होते। आप क्रिकेटर इनको देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर जी को। अगर सचिन तेंदुलकर जी को देखो तो ये तो इंटर भी पास नहीं कर पाए थे, कोई पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे। आप धोनी को देख लीजिए, धोनी ने भी बाद में आकर इंटर के एग्ज़ाम दिए। तो अगर उसकी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया जाता, उसके माता-पिता भी यही अपेक्षा करते, तो क्या वो इतना बड़ा क्रिकेटर बन पाता? तो आप सोचिए इस बात को कि अपनी अपेक्षाएँ उस पर मत लादिए, दूसरे के बच्चों से उसकी तुलना मत कीजिए। बच्चा आपका यूनिक है, बहुत अलग है, एक अलग प्रतिभा को लेकर के वो जन्मा है। उसकी उस प्रतिभा को ही आप आगे बढ़ते चले जाइए। अगर गौतम बुद्ध थे, आप सोचिए, गौतम बुद्ध को महाराजा शुद्धोधन ने कई बार रोका, कई बार रोका, और आखिरकार ज़बरदस्ती, आपको शायद सबको कहानी याद ही होगी कि उसको रोगी के प्रति, जब मतलब वो सबके प्रति अनासक्त था, पर ज़बरदस्ती उसको बाँधा गया। तो वो तो सिद्धार्थ थे, परंतु गौतम बुद्ध कैसे बने? अगर वो जब अपनी अपेक्षाओं को अपने अपने पिता की अपेक्षाओं से हटकर आगे गए, तब जाकर के वो गौतम बुद्ध बन पाए और इस सारे संसार को एक इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, एक नया धर्म स्थापित हो गया। तो गौतम बुद्ध भी तो तभी बन पाए। तो आप अपने बच्चे को उस तरह से क्यों नहीं चाहते? ऐसे ही है, जब आप बच्चों के अभिरुचियों के अनुसार नहीं करते, उनको प्रेरणा नहीं देते, तो एक एक विकृति पैदा होती चली जाती है और बच्चों के अंदर क्या है, बच्चा एक अलग तरह से सोचने लगता है कि सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। कि बच्चा कहता है सारे के सारे लोग मेरे तरीके से हर समय गुस्सा होते रहते हैं, पर ये नहीं पता मेरे अंतर्मन में क्या चल रहा है। मेरे अंतर्मन की स्थिति को कोई जानने की किसी को जरूरत नहीं। सब अपने आप उसके आधार पर ही सोचते जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। अब कई बार क्या है कि कोई बच्चा ऐसा भी है कि आपके घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, आपके घर में इतनी स्ट्रिक्टनेस है, कोई बच्चा मूवी नहीं देखेगा। मूवी देखना बहुत गलत बात है। ऐसे करके। तो आप अपने बच्चे की सुनिए, अगर वो आपका बच्चा आपसे कहता है तो आप उसकी बात को बहुत ध्यान से देखिए। अपनी अपेक्षाओं को उस पर नहीं लादें, क्योंकि आपके अंदर तो एक धारणा बन गई थी मूवी देखना गलत बात है। पर आप पहले सोचिए कि ये मूवी बच्चे के लिए अच्छी है कि नहीं? फिर आप क्या करिए, बच्चे को खुद साथ लेकर के जाइए। चल बेटा मैं चलता हूँ तेरे साथ, और उसको मूवी दिखाइए। तो लेट द चाइल्ड वॉच, बच्चे को देखने दीजिए। अगर तो उससे क्या है, कई बार जो बातें आपको गलत लगती हैं, उसके साथ आप मिलकर के उस बात को करते हैं, तो बच्चा आपसे आपके के साथ कनेक्ट होता है। आपका और उसकी बॉन्डिंग बनती है, कनेक्शन बनता है, और एक सेंटेंस आता है कि फैसिलिटेटिंग अफोर्डेबल स्पॉलाइज। तो उसमें क्या होता है, कई बार बच्चे के जो गलत काम भी हैं, वो जब पिता खुद साथ करके करता है, तो बच्चा उससे कनेक्ट हो जाता है। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए जाड़े के दिन चल रहे हैं, बच्चा कह रहा है पापा मुझे तो आइसक्रीम खाने की दिल है। तो बच्चा क्या, पिता थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है चल यार, है ना? अपने भी, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, प्राप्ते षोडशी वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। तो 16वें वर्ष में आके बच्चे को अपना आप दोस्त बनाते हैं। चल अच्छा चल, पर अपनी मम्मी को मत बताना, नहीं तो वो तो गुस्सा होगी कि गले में क्यों खिला लाए। तो आप उसने उसके मन को भी नहीं मारा, थोड़ी-सी आइसक्रीम ये सोच करके आप अच्छे से खिला दी। अब वो बच्चा जब खा चुका उस आइसक्रीम को, तो बड़ा खुश हुआ। तो बोले पापा आपसे अच्छा दोस्त कोई नहीं, आप तो मेरे यार हो। अब कभी जब कहीं बच्चा वो कहीं पर कोई गलती करता है या कुछ है, तो पापा उसको समझाने का भी हक रखता है। बेटा ये मत करना, ये तेरे लिए बहुत गलत है। जब वो कहता है क्यों पापा, ये तो मैं, तो बोले मैं तुझे गलत बताऊंगा, तेरा दोस्त नहीं हूँ, तेरे साथ उस दिन आइसक्रीम खाने नहीं गया था, देख
मैं तेरे को तेरी मैं हर बात मानूँगा, पर जहाँ पर मैं कह रहा हूँ तू उस बात को नहीं माने। तो क्या है, इनमें पापा-बेटे में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। दूसरी तरफ बेटी जो है वो माँ के आधार पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना गई। जब वो बॉन्डिंग बन गई तो आप देखिए उसके जो चरित्र निर्माण है कितना अच्छा-सा बना। उसका व्यक्तित्व जो है एक बहुत ही स्पष्ट हुआ, क्योंकि आपने उसके बाद उसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली कि वो कभी गलत सोच ही नहीं सकता। सबसे पहले तो कोई भी गलती होगी वो आपको आकर के बताएगा, वो या बताएगी। जब वो बता रही है तो क्योंकि आपने अपनी अपेक्षाएँ उस पर थोपी नहीं, अपनी एम्बिशंस उस पर थोपी नहीं, पर सिर्फ़ आप उसको सही-गलत का रास्ता भली-भाँति बताते रहे। तो बच्चा तो आपका है, वो तो कहीं पर भी किसी और का बन ही नहीं सकता, ना वो दोस्तों का बनेगा, ना कोई किसी पड़ोसियों का बनेगा, ना रिश्तेदार का बनेगा। बल्कि वो आपका होगा, आप जैसा चाहते हैं, वो अनायास ही वैसा बनता चला जाएगा। अब कई बार होता है कि माँ-बाप जो है, मना ना करके भी, किसी चीज़ को ना मना करके भी उसको बहुत कुछ दे देते हैं। जब वो दे देते हैं, तो वो उसके सही-गलत का निर्णय बहुत अच्छे से कर देता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप ही का नुकसान है। तो आप गेट रेडी फॉर फ्रस्ट्रेशन। आप फ्रस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपने उसके साथ ऐसा नहीं किया तो आपके बच्चे के अंदर भी डिप्रेशन आ जाएगा, आपके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आएगा और आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। देखिए, पेरेंटिंग इज़ लाइफ फॉर अ सैक्रिफाइस। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि हमें बहुत कुछ बलिदान, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमें बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। आपको दुःख होता है होगा कि अरे! मैं तो ये बनाना चाहता था, ये तो बन ही नहीं पाया, मेरी तो बहुत इच्छा थी। पर जब आपने उस पर अपेक्षाएँ लादी नहीं, उसको किसी काम के लिए मना नहीं किया, तो वो बच्चा तो बहुत कुछ पा गया। आप उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, गृहस्थ जीवन वास्तव में एक तपोवन है। गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, जिसमें त्याग, संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अगर आपने बच्चे को स्नब कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, उसकी तरफ उसकी बातों को देखना छोड़ दिया, तो आप एक सोडे की बोतल देखिए ना, उसको आपने शेक करा, हुँ? शेक करा और उसके बाद जो उसके अंदर सोडे की बोतल के अंदर जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, वो बहुत भयंकर है। जैसे ही आपने उसके ढक्कन को तब दबा रखा है, ढक्कन को अगर खोला तो ऐसा उबल कर जाएगा कि सारे चारों तरफ एक गंदा वातावरण बना देगा। वही हाल आपके बच्चे का है कि जब आप बच्चे को एक स्नब कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो उसके मन में, अंतर मन में कुछ न कुछ घुमड़ता रहता है और जब वो फटता है तो आक्रोश के माध्यम से वो सारे घर के परिवार के वातावरण को खराब कर देता है। जब वो वातावरण को खराब कर देता है तो आप सिर पटक कर बैठ जाते हैं, हाय ये ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी सोचा कि मेरे से कहाँ-कहाँ गलती हो रही है? मैं क्यों उनको अपेक्षाओं को, अपनी अपेक्षाओं को उस पर थोप रहा हूँ? काश मैंने इसके माध्यम से सुना होता, सोचा होता और उसको सही-गलत का फ़र्क समझाया होता, तो शायद ऐसा मेरे साथ नहीं होता। देखिए, महादेवी वर्मा जी का एक वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो अप्राप्त था उसे पा लेना कठिन नहीं है। यानी जो संतान आपको अप्राप्त थी, वो प्राप्त हुई तो उसको क्या कहते हैं, पा लिया आपने तो कठिन नहीं है। परंतु जो प्राप्त था, जो संतान आपको प्राप्त हुई, उसे खोकर फिर पाना बहुत ही कठिन है। हुँ? मतलब कि जब संतान आ गई और आपसे अलगाव की भावना उसके अंदर आ गई, तो उसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए अगर वो खो गया, उसे खोने मत दीजिए, उसको वो आपके प्रति अलगाव की भावना ना रखे, तो इसलिए उसकी के अंदर अपनी अपेक्षाओं को खोने की कोशिश मत करिए। एक बहुत पहले मैंने डॉक्टर की एक कहानी पढ़ी थी। एक बार क्या होता है कि एक विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े डॉक्टर को का स्वागत किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। वो बहुत आराम से देख रहे हैं, सब उनकी महानता के चर्चे कर रहे हैं, सब कुछ है। जब वो स्वागत कार्यक्रम खत्म हुआ, तो स्टेज पर डांस का प्रोग्राम शुरू हो गया। जब डांस का प्रोग्राम शुरू हो गया, तो उन डॉक्टर को भी एक व्यक्ति पकड़ कर ले आया कि आइए आप हमारे साथ डांस करिए। अरे! वो जैसे ही डांस करने शुरू हुआ, तो डॉक्टर
जो इतना बड़ा डॉक्टर था, वो एकदम भावुक हो गया और वहीं स्टेज पर फूट-फूट कर रोने लगा। जो कि एक बहुत गरिमापूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी था, बहुत ही एक तेजस्वी या तेजपूर्ण उसका व्यक्तित्व था। तो वो जो है वहाँ पर ही फूट-फूट कर रोने लगा। सब लोग हतप्रभ हो गए, ये क्या हुआ? ये डॉक्टर इतने बड़े जिनके लिए हम इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए हमने वेलकम के लिए इतना सारा किया है, वो फूट-फूट कर क्यों रोने लगा? तब उनको शांत कराया गया और फिर आखिरकार पूछा, तो उन्होंने रोते-रोते बताया कि मैं प्रारंभ में 25 वर्ष पूर्व मैं एक बहुत अच्छा डांसर ही बनना चाहता था। परंतु मेरे पिता ने मेरे अपनी अपेक्षाएँ लाद करके मुझको एक डॉक्टर के उसमें निर्मित कराया। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिताजी की अपेक्षाएँ पूरी की। परंतु आज मैं इस डांस की स्टेज पर आकर आप लोगों के साथ आकर के उस 25 साल के समय पर पहुँच गया और उसमें पहुँच कर के मैं बहुत भावुक हो गया और मैं सोचने लगा कि अगर मैं ए एक डांसर होता, बहुत अच्छा डांस करने वाला, मेरी उस प्रतिभा को निखारा जाता, तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँचता। तो स उसने ये सिद्ध कर कर बताया, क्योंकि मेरे माता-पिता की एक्सपेक्टेशन से मैं कुछ बन तो पाया, परंतु मैं इससे भी अच्छा मेरी जो प्रतिभा थी, उनको निखार पाता। तो ये ऐसी गलतियाँ हम बहुत अक्सर कर पाते हैं और हमेशा देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, मैं बच्चों की तरफ से भी कह रही हूँ, आपकी तरफ से भी, कि दुनिया में हद से ज़्यादा किसी पर निर्भर ना रहें। दुनिया में किसी पर भी हद से ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि बच्चा जब माँ के ऊपर ही निर्भर रहता है, तो क्या है, क्योंकि जब किसी की छाया में आप रहते हैं, तो अपनी परछाई भी नज़र नहीं आती। यानी आप अपने अस्तित्व को ही पहचान नहीं पाते। तो अपनी परछाई तक को भी देख नहीं पाते, क्योंकि ऊपर से आपकी छाया पड़ रही है। तो आप दूसरे पर अधिक निर्भर ना हों। बच्चे को भी आप स्वावलंबी बनाइए, उसके आत्मसम्मान या आत्मविश्वास को उसके अंदर उसके अंदर पैदा करिए, कि उसके विश्वास को कभी ठेस ना लगे। तो ये अगर हम ध्यान देंगे, तो हमेशा आप करें, आप निर्भर भी करें उसे भी, पर उसको स्वावलंबन की प्रेरणा अवश्य दीजिए और उसको खेलने दीजिए, लेट देम प्ले, उसको एनवायरनमेंट दीजिए। देखिए, खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों ही होती हैं, परंतु जो तराशता है उसे खूबियाँ नज़र आती हैं और जो तलाशता है उसको खामियाँ नज़र आती हैं। तो जब भी हम किसी को तलाशने की कोशिश करते हैं, तो उसके दुर्गुण हमें दिखाई देते हैं। परंतु जो जब तराशता है, जैसे कि मैं आपको पहले से कहती हैं कि हम बचपन को माँ-बाप भविष्य के लिए तराशते हैं। तो जो तराशता है उसके अंदर उसकी खूबियाँ ही नज़र आती हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि उनको प्रेरणा दीजिए, अ, प्रे उसको धन और बल के लिए प्रेरणा मत दीजिए कि तू धन के प्रति आकर्षित हो, बल के प्रति आकर्षित हो, बल्कि, क्योंकि ये चीज़ें, धन और बल, हमेशा गलत राह पर ले जाते हैं, परंतु जो अच्छे विचारों से उनकी प्रेरणा दीजिए, जो उसे अच्छे कार्यों के लिए अग्रसर करते हैं, उन्हें अच्छे कार्यों के लिए जब अच्छे विचार आप देते हैं, तो वो अग्रसर अपने जीवन में अग्रसर उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। तो आप मत सोचिए कि आप उस तरह के बने। देखिए, जिसका उदय होना निश्चित है, तो वो उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। मैंने कई बार देखा है, पत्थर के अंदर से भी फूल उगाते हैं और कहीं से भी, कभी देखें कि इतने बड़े-बड़े जंगलों में इतने सुंदर-सुंदर वो आते हैं, यानी उसका उदय होना नहीं। तो आप निश्चित रहिए, आपका बच्चा उदय के लिए तत्पर है, उसको अगर आपकी विषम परिस्थितियाँ भी मिलेंगी, तो भी करेंगे। तो आप उस पर, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आप अपनी अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस को थोपे नहीं। और माँ अम, द और क्या होता है कि जो अब पछतावा, जब आप पछताते हैं कि अरे हमने ऐसा नहीं किया, नहीं किया, तो पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लें और लेने से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए वर्तमान में आप बच्चा एनवायरनमेंट
कीजिए कि आप भी खुश और बच्चा भी खुश। और तभी क्या होगा कि कल आप बच्चे के माध्यम से गौरव का अनुभव करेंगे। आप बच्चे के माध्यम से आप स्टेज पर खड़े होंगे, देखिए ये मेरे माता-पिता हैं जिन्होंने आज मेरे को इतना सफल नागरिक बनाया है। तो अपने अंदर परिवर्तन तो आपको लाना ही पड़ेगा। अपने अंदर परिवर्तन लाइए और जो पहली सोच है, उस सोच से थोड़ा-सा हटिए। पेरेंटिंग में नवीनता लेकर आइए, क्योंकि अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। ये चाणक्य ने कहा था कि अनुभव उम्र से नहीं आता। जब जैसे-जैसे हम परिस्थितियों का सामना करते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं, विवेकशील होकर उस कार्य के प्रति करना शुरू करते हैं, तभी हम एक अनुभवी व्यक्ति कहलाते हैं। तो अब आप भी बताइए, आप भी इसके विषय में हमें कुछ अपने निर्णय दीजिए, कुछ चीज़ें समझाइए कि हम कहीं कई बातें नहीं बता पाए हैं, आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप अपनी इसमें अगर कोई आपको समस्या नज़र आई बातों में, तो उस समस्याओं को भी आप इस समय भी कह सकते हैं, उनका समाधान भी सोचा जा सकता है। तो देखिए कोई भी उलझन हमें तब तक परेशान करती है, जब तक हम उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते। ये कलाम साहब का कहना है कि कोई भी उलझन हमें तब तक परेशान करती है जब तक हम उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते। तो चलिए कल हम अब अगला सेशन हम लेंगे एन, क्योंकि आपका हो गया PARE, अब आएगा एन, तो हम करेंगे नरेटिंग स्टोरी। तो स्टोरीज का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व होता है, इसके विषय में हम बात करेंगे कि हम अपनी पेरेंटिंग को स्टोरीज के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।